ओके गाइस, वेलकम यू ऑल टू लॉन्चपैड एजुकेशन। तो अपनी योजना सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके लिए हम योजना का क्रिस्प लेके आते हैं, उसकी समरी लेके आते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ना ही आपका टाइम खराब हो। तो इट इज बेटर फॉर यू कि आप जस्ट फोकस कीजिए इस लेक्चर के ऊपर। यू विल गेट टू नो क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अकॉर्डिंगली अपनी योजना पढ़िए। छोटे छोटे नोट्स आप इस क्लास से भी ले सकते हैं और खुद भी पढ़ के आप लिख सकते हैं। सो एनीवे दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। क्यों? बिकॉज अगर आपका किसी चीज को 3-4 घंटे लगेंगे किसी चीज को करने में, वही चीज आप बहुत ही कम टाइम है, लाइक 30-40 मिनट्स के अंदर आप उसको कर सकते हैं। सो फॉर एस्पिरेंट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वो तो अपना एक एक मिनट बचाता है। तो आपके लिए हम काम ऑलरेडी करके लाते हैं, समराइज करके लाया हूं मैं आपके लिए। पिछली भी योजनाएं आप देख सकते हो जितनी जितनी आई हैं। और योजना शुरू करने से पहले ऑलवेज से कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है इसमें। अब ये जो योजना आई है ये भी इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि कोई बहुत ज्यादा टॉपिक्स इसमें कवर नहीं किए गए हैं। सिर्फ एक चीज कवर की गई है विच इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। ये दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन करके एक लॉ के बारे में बात की जा रही है, दैट इज जन विश्वास लॉ। अब ये जन विश्वास लॉ क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि इंडिया को बोला जाता है कि यहां पर रेड टेपिज्म बहुत है, यहां पर सरकारी चक्रों में लोग फंस जाते हैं। फंसने चाहे उनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, फिर भी वो कामकाज में ऐसा फंस जाते हैं, कुछ अनइंटेंशनली उनसे गलत हो जाता है। गलत होने के बाद व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, उनको उसकी सजा मिलती है। तो जन विश्वास बिल में भी कुछ ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई किया गया कि कितने सारे लॉज हैं, एग्जिस्टिंग लॉज, जिनको हम बोल सकते हैं कि उसमें सजा रिक्वायर्ड भी नहीं है, फिर भी क्रिमिनल पनिशमेंट दी गई है, फिर भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। आप क्या कर सकते हो? उसको इन शॉर्ट आप पेनाल्टीज लगा सकते हो, फाइन्स लगा सकते हो। इस सेंस में आप उसको खत्म कर सकते हो एंड दैट विल मेक इजी फॉर द पीपल टू वर्क, टू लिव एंड टू डू बिजनेस। तो यही आइडिया लेके जन विश्वास लॉ लाया गया, यही आइडिया लेके इसके ऊपर काम किया गया। कितनी सारी मिनिस्ट्रीज, कितने सारे फील्ड में इसको आइडेंटिफाई किया कि कौन से लॉ को हम करेक्ट कर सकते हैं, कहां की पनिशमेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको अमेंड किया गया ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो किसी भी एस्पेक्ट में। सो बेसिकली ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो दैट इज व्हाट इज योजना जनवरी की सीरीज, उसका कंप्लीट एनालिसिस। गाइस बिफोर मूविंग फर्दर, दोज ऑफ यू हु आर प्लानिंग कि हम 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी फ्री करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। गाइस कैसी करियर काउंसलिंग? विद रिस्पेक्ट टू के कब तैयारी आपको शुरू करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप अपना कॉलेज खत्म कर चुके हैं। सो इस नंबर पे कॉल करके आपको फ्री करियर काउंसलिंग दे दी जाएगी। अगर आपको बैचेस के बारे में बताऊं, जो न्यूज़पेपर क्लासेस हमारे बैचेस में डेली डिस्कस किए जाते हैं, इस सेंस में कि आपको न्यूज़पेपर में भी पढ़ने में ज्यादा तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना आए। जो काम आप फिर 2.5-3 घंटे में लगाएंगे, हम 30-40 मिनट्स में आपके लिए न्यूज़पेपर क्लास लेके आते हैं। फर्दर मोर एवरी थर्सडे टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, एवरी फ्राइडे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है और 30,000 के बैच में, दिस इज ऑनलाइन बैच, आपको बुक सेट भी प्रोवाइड किया जाता है। दैट मींस आपके लिए कुछ नहीं करना रह गया, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना रह गया। सो कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड बुक फ्री डेमो सेशन प्लस फ्री काउंसलिंग सेशन एज वेल। सो चलते हैं जी आगे। ट्रस्टिंग सिटीजन डीक्रिमिनलाइजिंग वे। नाउ व्हाट इट इज? तो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि हम जन विश्वास लॉ लेके आए हैं। जन विश्वास लॉ क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? टू कन्वर्ट द इंप्रिजनमेंट, सजा, जेल को माफ करना। कौन से ऑफेंसेस में? माइनर ऑफेंसेस में। किस में कन्वर्ट कर देना? मॉनेटरी पेनाल्टी में। यहां एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पेनाल्टी और फाइन्स में क्या फर्क होता है। हम कह रहे हैं पेनाल्टी में कन्वर्ट करो, फाइन्स में हम फिर भी नहीं कह रहे कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? कारण उसका ये है कि अगर आप फाइन्स में कन्वर्ट कर दे तो फिर वो टू कोर्ट हो जाता है केस। लेकिन अब पेनाल्टीज की बात करते हैं तो ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, वो कितनी पेनाल्टी लगाना चाह रहा है, कितनी नहीं लगाना चाह रहा है। बेसिकली हम हैसल को खत्म करना चाह रहे हैं और कोर्ट के जो कितने पेंडिंग केसेस हैं उसको भी हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज to avoid dragging people to court premises for smaller or petty contraventions or unintended violations. Instead, जो bill it provides for monetary penalties and adjudication by authorities other than the formal criminal courts. So basically, जिनमें छोटी सजाएं, कम सजा की बात की जा रही है, minor punishments, अनइंटेंडेड वायलेशंस, पेटी कॉन्ट्रावेंशंस, उन केसेस में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पेनाल्टी देके लोगों को छोड़ देना चाहिए। ये जन विश्वास बिल बात कर रहा है, ये जन विश्वास लॉ के बारे में जिक्र किया जा रहा है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस। So Jan Vishwas trusting people. The bill was the series of program intended to ease the living and doing business in the country. So Jan Vishwas law is part of the endeavor to do away with the criminal punishment. So we have already discussed कि criminal punishments को खत्म करना और monetary penalties लगा लेना, यही आपके लिए टेक अवे है।
उसके अलावा अगर बात करेंगे कितने एक्ट्स को अमेंड किया गया, तो फॉर यू इट इज इंपॉर्टेंट 42, दैट मींस 42 सेंट्रल एक्ट्स को अमेंड किया गया कंप्राइजिंग 182 प्रोविजंस। अब पीरियोडिक रिवीजन ऑफ फाइन्स एंड पेनाल्टीज, ऑब्जेक्टिव क्या था जी न्यू लॉ का? इट वाज टू कन्वर्ट द इंप्रिजनमेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस टू अ मॉनेटरी पेनल्टी wherever possible and to rationalize the penalties depending on the gravity of the offenses। so घुमा के फिर सेम बात की जा रही है, कोई डिफरेंट बात नहीं की जा रही है इसमें। बेसिकली दे आर सेइंग कि कोर्ट के जो काम है उसको हमें काम करना है, पेटी कॉन्ट्रावेंशन हो जाती हैं, गलतियां हो जाती है लोगों से अनइंटेंशनल, उसको हमें खत्म करना है। दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। नॉवल आइडिया इज to incorporate the provision for increasing 10% of the minimum fines and the penalties every 5 years once the act becomes operational। तो क्या करना चाह रहे हैं कि प्रोविजन में इनकॉर्पोरेट हम ये चीज कर रहे हैं कि 10% ऑफ द मिनिमम फाइन्स एंड पेनाल्टीज क्या किया जाएगा? इंक्रीज किया जाएगा। कैसे इंक्रीज किया जाएगा? एवरी 5 years। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करके चले। सपोज कीजिए किसी लॉ को आप ब्रेक करते हो तो उसमें 2 रुपए की सजा आपको, तो बहुत साल पहले वो 2 रुपए, आज भी 2 रुपए वो रेलेवेंस नहीं ना रखते। अगर वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता तो शायद उसका डेटरेंस इफेक्ट होता। सो पॉइंट सिंपल इतना है कि हर 5 साल बाद हम उसको 10% बढ़ाते जाएंगे फाइन को, ऐसी प्रोविजन डाली गई है। नाउ पासिंग ऑफ द लैंडमार्क लेजिस्लेशन, द जन विश्वास एक्ट 2023 एंड द रोड अहेड। So the main objective of the act, देखो योजना में क्या होता है कि हमेशा जो आर्टिकल होता है उसको रिपीट किया जाता है। रिपीट के सेंस में किया जाता है कि एक आर्टिकल को कवर किया गया, नेक्स्ट आर्टिकल भी उससे मिलता जुलता होता है, फिर उससे मिलता जुलता होता है, फिर आगे जाके कहीं 1-2 आर्टिकल्स हमें अलग देखने को मिलते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये भी उसी की तरह मिलता जुलता ही है, क्योंकि सी इट इज ऑल्सो टॉकिंग इन द सेम सेंस कि इतने हमने सेंट्रल लॉज को क्या किया? डिक्रिमिनलाइज किया, उसमें मॉनेटरी पेनल्टीज डालने की बात की। सो मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जा रही है कि क्या करना है? डिक्रिमिनलाइज करना है माइनर ऑफेंसेस को दैट डू नॉट इन्वॉल्व एनी हार्म टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो माइनर होते हैं, लोगों को एट लार्ज उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई हार्म नहीं होता, उसमें लोगों को सजा देना चाहे 6 महीने की चाहे साल की, दैट इज नॉट गुड थिंग। और अगर आप ऐसे ही इंटेंशन से काम करते हो, दैट मीन सरकार अगर ऐसे इंटेंशन से लॉ बना रही है तो लोग काम कैसे करेंगे खुल के? वो तो डरते रहेंगे। सो दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग फॉर द कॉमन मैन। क्यों? क्योंकि ऐसे जो तंग करने वाले लॉज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं क्या? क्रिमिनल पनिशमेंट्स। और कई बार तो ऐसा होता है कि प्रूव करने का ओनस भी किसके ऊपर होता है? एक्यूज के ऊपर होता है, व्हिच बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट कि मैं बेगुनाह हूं। तो इसमें बंदा उलझ जाता है, उलझने के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है सर्वाइव करना या काम करना। अब लीगल पेचे आपको पता ही है कैसे तंग करते हैं। तो यहां पर सेम वही चीज के बारे में बात की जा रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब एग्जांपल देके समझाया जा रहा है कि देयर वाज एन इम्प्रिजनमेंट क्लॉज फॉर पेस्चरिंग कैटल ऑन फॉरेस्ट लैंड इन द इंडियन फॉरेस्ट कैट। मतलब अगर आप फॉरेस्ट लैंड के ऊपर अपनी भैंस को, अपनी गाय को वहां पर आप ग्रेस करवा रहे हो तो देयर वाज अ पनिशमेंट। तो क्या होता था? अक्सर जो लोग ऐसे लेके जाते थे जंगलों में, उनसे गलती से क्या होता था? फॉरेस्ट लैंड पे ग्रेजिंग करवाई जाती थी। अब जब उन्होंने ये ब्रेक कर दिया लॉ, तब अगेन उनको क्या मिलती थी? उसमें पनिशमेंट मिलती थी। कैसी पनिशमेंट मिलती थी? कोर्ट के थ्रू पनिशमेंट की जाती थी, जेल की सजा थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को उन्होंने क्या करने की कोशिश की? खत्म करने की कोशिश की। So amendment will benefit the tribals and villagers who may unknowingly enter the forest land while pasturing their kettles। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, The Jan Vishwas Act was a novel and successful attempt at furthering trust-based governance by rationalizing criminal provisions. Does the government propose to carry forward this exercise further as well? तो बोला ये जा रहा है कि चलो आपने शुरुआत की जन विश्वास लॉ के तहत, क्या आप डिक्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, मॉनेटरी पेनाल्टीज लाने की कोशिश कर रहे हो, बट क्या गवर्नमेंट का आगे विचार है कि इसको फर्दर एक्सटेंड करे और लॉस को आइडेंटिफाई करे? तो उसके जवाब में गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हाँ जी हमारा प्लान है, जन विश्वास 2.0 भी हम लेके आएंगे, और वो लाने के बाद हम और कोशिश करेंगे कि और हेसल फ्री काम कर दें और आसानी से काम हो सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और हम फोकस करेंगे। देन नेक्स्ट चीज देखते हैं कि चलो आपने सेंट्रल एक्ट्स को तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया, हाउ अबाउट द स्टेट एक्ट्स? कुछ स्टेट में भी तो एक्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट ओनली pertaining to the central laws or the in the center only, states में भी तो हमें ease of doing business करनी चाहिए। तो states में ease of doing business की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है? तो parliamentary panel has suggested that center to encourage the states and UTs to undertake the exercise of decriminalizing minor offense। तो बोला जा रहा है कि हाँ जी states को भी encourage किया जा रहा है कि वो minor offenses को क्या कर दे? decriminalize कर दे, ताकि स्टेट्स में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट किया जा सके। तो गाइस दैट वाज फॉर जन विश्वास एक्ट।
आगे देखते हैं अब, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लीडिंग द डिजिटल वे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मतलब क्या? बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट तो देखा होगा जहां पर आप जाके सामान खरीदते हो, ये भी सरकार का प्लेटफॉर्म है, इसको जेम बोलते हैं, GEM। तो गवर्नमेंट ई मार्केट, तो इसमें क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर दोगे, जो जो प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो, लेट्स से सैनिटरी नैपकिन्स में डील कर रहे हो, सैनिटरी पैड्स में डील कर रहे हो, स्वेटर्स में डील कर रहे हो, कोई भी एक्सक्लूसिव चीज में आप डील कर रहे हो, यहाँ पर सरकारी टेंडर आते हैं। तो आप उन टेंडर्स को भरते हो, अगर आप एलिजिबल कैटेगरी में आ जाते हो तो आपको वो मिल जाता है, अगर आपकी कॉस्ट भी कम है और आप पूरा करने की काबिलियत भी रखते हो। देयर आफ्टर व्हाट हैपेंस, आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा, आप उसको फुलफिल करते हो। सो एज अ बायर गवर्नमेंट को सस्ते प्राइसेस पे अच्छी प्रोक्योरमेंट मिल जाती है, और एज अ सेलर आपको एक वाइड रेंज मिल जाती है कि जहां कोई करप्शन नहीं है, किसी को पैसे लेने देने नहीं है, ऑनलाइन थ्रू आपको टेंडर मिल रहा है, साइन हो रहा है, एंड दिस इज द राइट स्टेप again towards ease of doing business and again business friendly environment. So that is what is government e-marketplace, that means GEM, इसको GEM बोलते हैं। So in India public procurement amounts to nearly 20 to 25% of the GDP। public procurement मतलब जो सरकार procure करती है किसी भी सेंस में, चाहे फूड प्रोक्योर करे, चाहे वो कपड़े प्रोक्योर करे, कोई भी चीजें प्रोक्योर करे, चाहे रेलवे के लिए प्रोक्योर किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के भी तो ब्रांचेस हैं काफी सारी, गवर्नमेंट के भी तो विंग्स है, बिजनेस विंग है, तो उसके लिए भी वो प्रोक्योर करता है। अब पब्लिक पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट को काफी कुछ फ्री में भी बांटना पड़ता है, चाहे टॉयज हो, कुछ भी एक्स्ट्रा इजी चीज, तो वो सारी प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया व्हिच इज जेम, government e-marketplace. So in India public procurement amounts to nearly 20 to 25% of the GDP. Government e-marketplace was conceptualized as a special purpose vehicle under section 8 of the Companies Act। special purpose vehicle मतलब कि सिर्फ इसी काम के लिए, इसी मकसद के लिए इसको बनाया गया, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस स्पेशल पर्पस व्हीकल, किसमें? अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट विद इन द एम्बिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और इसकी इंसेप्शन के बाद गवर्नमेंट काफी फायदा उठा पाई, क्यों? क्योंकि कम कॉस्ट में वो प्रोक्योरमेंट कर पाई। अब इट वाज सेटअप इन अगस्त 2016, 2016 में इसकी शुरुआत की जाती है जी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, एंड इट इज अ वर्ल्ड क्लास रोबस्ट डिजिटल पोर्टल that facilitates end-to-end procurement of goods and services, end-to-end procurement of goods and services। तो buyer कौन है? Government is the buyer, and seller कौन है? कोई भी seller हो सकता है, आप, मैं, कोई भी। सर्विसेज में भी डील करते हैं ये, और साथ साथ गुड्स में भी डील करते हैं। It provides a paperless, cashless and contactless ecosystem for government buyers to directly purchase products and services from pan-India sellers and service providers through unified online infrastructure। तो आपके लिए प्रीलिम्स से भी इंपॉर्टेंट है, मेन से भी इंपॉर्टेंट है, जेम बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये कैसे फंक्शनिंग करता है, कैसे नहीं फंक्शनिंग करता है, इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर योजना ने इसको कवर किया, हम थोड़ा सा इसको देख रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट यूज्ड टू बी ओपेक, टाइम कंज्यूमिंग, कम्बरसम एंड प्रोन टू करप्शन एंड कार्टलाइजेशन। जैसे कार्टल्स बन जाते थे कि ये बंदे इसी प्रोडक्ट में डील करेंगे, उसको ब्रेक किया गया, पेपरलेस किया, कम्बरसम प्रोसेस को खत्म किया। इट वाज प्रोन टू करप्शन इनिशियली, अब वो इट इज नॉट प्रोन टू करप्शन आल्सो। तो एस्टैब्लिश अ कंपेटिटिव मार्केट प्लेस to enable the procurement of quality goods and services at reasonable rates। So reasonable rates पे procure करना। Government e-marketplace was set up with the vision to transform the public procurement। Public procurement को transform करने के लिए इसको establish किया गया। कैसे? Public procurement को digital कर दिया। So it is also a step towards digital India। आप ऐसे भी इसको consider कर सकते हैं। फर्दरमोर जितना इंडिया बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, इंडिया को जरूरी है कि वो अपनी गवर्नेंस जो है उसको ई गवर्नेंस की तरफ लेके जाए। Therefore, इंडिया ऐसे स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहा है ताकि जो गवर्नेंस का एस्पेक्ट है वो हमेशा गुड गवर्नेंस की तरफ ही रहे, कहीं भी उल्टा ना हो। तो कंपटीशन हो गया, हायर सेविंग्स होगी गवर्नमेंट की, इट क्रिएटेड एन ओपन एंड डाइवर्स पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट प्लेस। तो सेम चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, किसके लिए? एमएसएमई, वुमेन एंटरप्रेन्योर, आर्टिसंस, क्राफ्टमैन, अलाउइंग देम टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट टेंडर्स without any barriers, thus ensuring ease of doing business। So we have already discussed, तो बार बार इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जेम है क्या? इट इज अ कैटेगरी ड्रिवन ई मार्केट प्लेस दैट हैज अ रोबस्ट लिस्टिंग ऑफ मोर देन 11,600 प्रोडक्ट्स। कितनी वैरायटी है? कैटेगराइजेस, आई मीन कैटेगरीज एंड 300 प्लस सर्विस कैटेगरीज, 300 से ज्यादा सर्विस कैटेगरीज। तो जेम प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जेम एज अ फैसिलिटेटर, जेम पोर्टल क्या करता है? कनेक्ट करता है बायर एंड सेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑन द यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। अगेन ठीक है, फैसिलिटेटर है, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां बायर और सेलर दोनों आके मिलते हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंसी, ऑल हो ही जाएगी वो तो, क्योंकि कंपटीशन इतना है, टेंडर हर कोई लेना चाहता है सरकारी, तो वो सस्ता मिल देगा गवर्नमेंट को। इंक्लूसिव एम्पावरमेंट ऑफ द सेलर
सीमलेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो बेसिकली उसके फायदे बताए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी, जस्ट नीड टू नो व्हाट इज जेम, कैसे काम कर रहा है ये। कैशलेस पेमेंट्स एंड टाइमली ट्रांजैक्शंस है, एंड देन प्राइस रीजनेबिलिटी मिलती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक स्टेप है। फर्दर मोर एम्पावर करने की कोशिश की गई है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ट्राइबल्स को, आर्टिसंस को, एमएसएमई को। सो ये एस्पेक्ट्स आपको यहां देखने की जरूरत है। Now ease of filming in India. Now what is ease of filming in India? Basically जो योजना इस मंथ की कवर कर रही है वो ease of doing business के ऊपर ही बात कर रही है, तो उसमें ease of filming in India के बारे में भी बात की गई है। अब क्या है जी ease of filming, कि ऐसा एटमॉस्फेयर हम प्रोवाइड करें जो सपोर्टिव हो, फ्रेंडली हो टू फिल्म मेकर्स टू शूट एंड कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स। और बहुत सारे फॉरेन प्रोजेक्ट्स भी इंडिया में आके शूट किए जाते हैं। इंडिया के फिल्म मेकर्स तो जाते हैं बाहर, वहां शूटिंग करते हैं, और बाहर वाले भी इंडिया में आते हैं शूटिंग करने के लिए। एंड वी नो दिस, बॉलीवुड की मूवीज कहां बन रही हैं, हॉलीवुड की मूवीज की शूटिंग कहां चल रही है। तो उस स्टेप में ये बोला गया। फर्दर मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज 100% एफडीआई इज अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन फिल्मिंग इंडस्ट्री। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस। So to promote and facilitate film shootings by foreign filmmakers, Ministry of Information and Broadcasting ने क्या किया, फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस बनाया, FFO जिसे हम बोलते हैं, अंडर द एजेस ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय द मिनिस्ट्री। सो FFO क्या कर रही है जी, एक्ट एज अ सिंगल फैसिलिटेशन पॉइंट। तो FFO के तहत आपको इजी परमिशन मिल जाएंगे, FFO के तहत आपको फैसिलिटेट कर दिया जाएगा अगर आप यहां पर शूटिंग करने का प्लान कर रहे हो। सो ईज ऑफ फिल्मिंग रेजिम इन द कंट्री वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग मेजर। कैसे, इशुएंस ऑफ फिल्म वीजा, फिल्म वीजे देने, और जो ये वीजा दिए जा रहे हैं ये कैसे दिए जा रहे हैं, मल्टीपल वीजा एंट्रीज है। अब शूटिंग कर रहे हो तो जरूरी तो नहीं है कि आप एक बार आए दोबारा चले गए तो खत्म, आपको दोबारा भी आना पड़ सकता है। तो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स की बात की गई वहां पर, के बार बार वीजा के चक्कर में आप ना फंसे, पर्टिकुलरली फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। तो यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ स्पेशल कैटेगरी वीजा कॉल्ड फिल्म एफ वीजा 2016 में फॉर द कास्ट एंड क्रू ऑफ द फॉरेन प्रोडक्शन that are accorded filming permission by the Ministry of Information and Broadcast. So visa can be granted for a year, multiple entry that would enable the project to be undertaken in the multiple schedules, जिसके बारे में हमने बात की। So salient features of ease of filming, important one क्या है जी, ऑनलाइन अप्रूवल्स मिल रहे हैं, नो फिजिकल एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अप्रूवल्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव, स्टेट फिल्म वीजा फैसिलिटेशन, नोडल ऑफिसर्स, 100% एफडीए थ्रू ऑटोमेटिक रूट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% एफडीए थ्रू ऑटोमेटिक रूट। अब अगर मैं आपके साथ अगर बात करूं ओपनली, तो गाइस इतनी चीजें याद रखना या फिल्मिंग के रिगार्डिंग या एनी एक्सरसाइज, इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर यू। बट कुछ चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट जो निकालने वाली होती हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। जैसे जन विश्वास में मैंने बताया कितने सारे लॉज को हमने अमेंड किया, ऑल्सो हमने ये भी देखा कि कैसे डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है उनको। फर्दर मोर मैंने आपके साथ बात की जेम के बारे में, अगेन दैट वाज इंपॉर्टेंट, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की। यहां भी मैं बता रहा हूं 100% एफडीए थ्रू ऑटोमेटिक रूट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो सी एफडीए थ्रू ऑटोमेटिक रूट्स, foreign direct investment up to 100% has been enabled in the film and television projects through automatic route. Again cable television network regulation act 1995 decriminalize, इसमें भी decriminalization की बात की जा रही है। तो जन विश्वास के बारे में योजना चल रही है, तो यहाँ पर एक एक्ट के बारे में बता दिया कि ये एक्ट क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी प्रोविजंस को वायलेट कर रहे हो, जो कि माइनर प्रोविजंस है, ज्यादा मैटर नहीं करती है, अगेन उसमें डीक्रिमिनलाइज करके उसको आसान कर दिया गया। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बात की गई। सो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कुछ नई चीज के बारे में बात नहीं की। व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है, अगेन आपने बहुत पढ़ा होगा इसको, क्योंकि जब ये आया था जीएसटी तब बहुत चर्चा में था, तब कंप्लीटली इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वन नेशन वन टैक्स के बारे में। So goods and service tax is biggest indirect tax reform since independence to promote one nation one tax। और इसने कितना क्या किया, सबस्यूम किया न्यूमरस सेंट्रल टैक्स को, स्टेट टैक्स को। अब इसमें क्या बात की जा रही है, कैसे रजिस्ट्रेशन मिलती है आपको, कितनी देर में रजिस्ट्रेशन मिलती है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल करते हैं, क्या जीएसटी रिटर्न्स हैं आपकी, जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 2A 2B 3B रिटर्न, सप्लायर रिटर्न, परचेजर रिटर्न। तो इसमें रिटर्न्स के बारे में बात की गई है और बोला जा रहा है कब मिलेगा। देन ई वे बिल क्या होता है, कैसे ई वे बिल निकाला जाता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर ई इनवॉइस के बारे में बात की गई, 5 करोड़ से ज्यादा सेल की। सो टेक्निकल चीजें हैं, आप एक बार देखना चाहो तो देख लेना। अगर आप बोलोगे इसमें कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट सेंस में बात की गई है, नहीं, सिर्फ क्या है, रिफंड क्या कैसे मिलता है, एक्सपोर्टर्स को रिफंड जल्दी मिलता है, एंड कैसे रिटर्न्स फाइल की जाती हैं, बस इसमें वही चीज के बारे में डिस्कशन की गई है। तो ये जो आर्टिकल है, डेलिकेट बैलेंस, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट एंड फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, अगेन जन विश्वास लॉ के ऊपर ही चर्चा की गई है, नथिंग एल्स। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन 2023 के बारे में ही डिस्कशन है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं
के 183 प्रोविजंस अक्रॉस 42 एक्ट्स के ऊपर। ओके, अब देखते हैं दिस इज विच इज समथिंग इंपॉर्टेंट, इंडिया अफ्रीकन रिलेशनशिप अमिड साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो गाइस व्हाट इज दिस नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन, व्हाट इज दिस साउथ साउथ कोऑपरेशन? सो दो एंगल्स होते हैं हमेशा। साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब है जो नेशंस सर्दर्न हेमिस्फीयर में उनकी आपस की कोऑपरेशन, चाहे अफ्रीकन स्टेट्स की आपस में कोऑपरेशन, चाहे साउथ एशियन स्टेट्स की अफ्रीकन नेशंस के साथ कोऑपरेशन, चाहे इंडिया की कोऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीकन नेशन। एक होता है नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो नेशंस है वो कोऑपरेट करें विद द सदर्न हेमिस्फीयर, उनको हेल्प करें डेवलप करने में। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर के जो स्टेट्स हैं लार्जली वो कॉलोनीज रहे हैं किसकी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, जैसे यूके की, फ्रांस की, हम बात करें डच की। देन वी आल्सो नो कैसे पोर्टुगीज ने कैसे कब्जे किए, कैसे कॉलोनीज बनाई, जापान ने बनाई। तो इस सेंस में बात की जा रही है कि सिंस हम आपकी कॉलोनीज से, आपने हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया है, आपके ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि आप हमें हेल्प करें डेवलप करने में। तो कैसे इंडिया एक पिवटल रोल प्ले कर रहा है कि वो आवाज उठा रहा है ग्लोबल साउथ की, तो उस एंगल से इसके बारे में बात की गई है। India has positioned itself as a legitimate voice of the global south, as the founding father of non-aligned movement and active participant in G77 deliberations. So South-South cooperation as a movement क्या कर रही है? It is trying to challenge the northern dominated political and economic system. Very important. जो South-South cooperation है, जिसको हम बोल रहे हैं SSC, क्या कर रही है? ये जो डोमिनेट की गई है चीज, किसने डोमिनेट किया जी? नॉर्दर्न डोमिनेटेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, उसको चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। फ्रॉम द 1950s टू द प्रेजेंट हैज बीन थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप, सर्जेस एंड रिट्रीट्स। अब इंडिया ने हमेशा हेल्प की है सर्दर्न स्टेट, सर्दर्न हेमिस्फीयर स्टेट्स की, पर्टिकुलरली अफ्रीका के बारे में बात करें तो इंडिया अफ्रीका कोऑपरेशन हैज रीच्ड अ न्यू हाइट्स विद प्रोएक्टिव बायलैटरल एंड प्लूरिलेटरल एंगेजमेंट्स। सो बायलैटरल प्लस मल्टीलेटरल, प्लूरिलेटरल engagements. So the broad focal point have been UNSC reforms. So United Nations Security Council को लेके रिफॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है। इसके रिगार्डिंग मैंने क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे नेशंस हैं जो डिजर्व करते हैं अब एंट्री लेना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ परमानेंट मेंबर। इवन इंडिया तो बोलता है हमें आप वीटो पावर भी मत दो, लेकिन हमें परमानेंट मेंबर बनाओ। देन ब्राजील भी बोलता है कि हमें भी बनाओ। एनीवे, इसके रिगार्डिंग इसके ऑपोजिट जो नेशंस हैं उनको हम कॉफी क्लब बोलते हैं। आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कॉफी क्लब के नेशंस कौन कौन से हैं। तो यहां पर बात की जा रही है कि इंडिया ने सपोर्ट किया किसको, अफ्रीका को भी, क्योंकि अफ्रीका कहता मेरी तो कोई रिप्रेजेंटेशन थी नहीं जब यूनाइटेड नेशंस बना, तब वहां पर मेरी क्या रिप्रेजेंटेशन है, और आज भी मेरी क्या रिप्रेजेंटेशन है? क्या मैं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता? मैं बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हूं, तो मेरी क्या रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आप यहाँ महसूस कर रहे हैं कि कोई कंट्री ऐसा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अफ्रीका को? नहीं। सो देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म। इसके तहत इंडिया ने सपोर्ट भी किया अफ्रीका को, किस सेंस में? एजुल्वेनी कंसेंसस। एजुल्वेनी कंसेंसस इज विद रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशंस ओनली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ओनली, लेकिन अफ्रीकन नेशन का पर्सपेक्टिव है ये, और एजुल्वेनी कंसेंसस इज विद रिस्पेक्ट टू द अफ्रीकन नेशंस ओनली। सो डिमांड फॉर ग्लोबल हेल्थ इक्विटी एंड क्लाइमेट चेंज। So synergies on issues like curbing piracy, ensuring maritime security, humanitarian and disaster relief, multilateral development investment. So आप पढ़ सकते हो इसको। ट्रेड वॉल्यूम जो है वो 14 फोल्ड हो चुका है बिटवीन 2001 एंड 2013 विद अफ्रीकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 23% एनुअली। बहुत बड़ा नंबर है गाइस। अब वहां के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ की वहां इन्वेस्ट करती है, वहां के लिए गवर्नमेंट यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, चाहे आप बात करें आईटी की, चाहे एनर्जी की, चाहे फार्मास्यूटिकल्स की, चाहे एग्रो बिजनेस की। So there have been reciprocal investments by Mauritius also, South Africa, Morocco, ranging in billions of dollars. So वो भी यहाँ इन्वेस्ट करें, हम भी करें। बेसिकली हम अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, बेसिकली अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, एग्जिट द वॉशिंगटन कंसेंसस एंड एंटर द सर्दर्न कंसेंसस। वेरी मच इंपॉर्टेंट। सर्दर्न कंसेंसस क्या है? बेसिकली सर्दर्न कंसेंसस इज विद रिस्पेक्ट टू द South cooperation only, nations of the southern hemisphere only, because they are demanding कि अब justice की requirement है, तो Washington consensus से बाहर निकलने की जरूरत है। मतलब northern hemisphere, north के जो obsession है उससे बाहर निकलने की जरूरत है और south की तरफ फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि साउथ में largely least developed nations हैं, least developed countries हैं। So numerous framework like triangular cooperation जिसने प्रपोज किया, 2 एक्टर्स फ्रॉम द साउथ एंड 1 फ्रॉम नॉर्थ, व्हिच कुड आल्सो इंक्लूड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोलैबोरेट किया जाए, टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए ताकि हम ग्रो कर सके। सो नॉर्थ का एक नेशन 2 साउथ के नेशंस को पकड़े और हेल्प करे उनको ग्रो करने में।
तो ब्यूनोस एरिस प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, बापा 40 भी बोलते हैं, बापा +40, इट डिफाइन साउथ साउथ कोऑपरेशन। अब ऐसी टर्मिनोलॉजीज पंजाब पीसीएस में, हरियाणा पीसीएस में, हिमाचल पीसीएस में और उसके साथ साथ यूपीएससी में अक्सर पूछी जाती है। व्हाट इज बापा +40? So BAPA +40 defines South-South cooperation as a manifestation of solidarity amongst people and countries of the South that contributes to the national well-being. So South-South cooperation को लेके ये related है. Now similarly, least developed countries 5 is a UN-led initiative to catalyze the powers of South-South cooperation. So क्या बात की जा रही है? South-South cooperation की बात की जा रही है. South-South cooperation अगर बढ़ेगी तभी जो ये सारे हैं डेवलप कर पाएंगे नेशंस जो लार्जली कॉलोनीज थी और जिनका लार्जली नुकसान हुआ। So there is a need to focus on building productive capacities for agriculture, food security and rural development. Least developed countries must build resilience through trade and economic integration. So economic integration की बात की जा रही है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कब होगी? जब ये नेशन सभी इकट्ठे होंगे, साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ेगी, जिसके सेंस में हमने क्या बात की थी? जिसके सेंस में हमने बात की थी बापा के बारे में। ओके, बापा +40। ओके, बापा +40। So see, South-South collaboration, political, economic and environmental, triangular collaboration, international donor agency plus multilateral organization, then that would lead to South-South cooperation. So guys, I hope I have made myself pretty much clear with respect to योजना। अब इंपॉर्टेंट क्या था? एक ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा जन विश्वास एक्ट वाज इंपॉर्टेंट, जो आपने अच्छे से समझ लिया है। एक बार खुद रीडिंग दे लीजिएगा और उसके बाद आपको ज्यादा इसमें डल करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक इट इजी, जस्ट नोट डाउन द नोट्स, यू शुड बी नोइंग व्हाट इज हैपनिंग। मिलेंगे दोबारा अगले टॉपिक के साथ, अगली योजना के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।